डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट नंबर पर हमने इलेक्ट्रोफोर्सेस और सेकंड नंबर पर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और थर्ड नंबर पर ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स पिछले लेक्चर में कर लिया था। और फोर्थ नंबर पर ये है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इसको आप यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं इस टाइप से और उसके दोनों साइड एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उसको कवर कर देते हैं इस तरह से, और ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल भी हैं डिस्पर्स फेस के। तो आपने पहले पढ़ लिया था कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, और डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। सपोज कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो इस मेम्ब्रेन के इधर भी आप क्या लेंगे, डिस्पर्शन मीडियम ही लेंगे, और इस साइड भी डिस्पर्शन मीडियम लेंगे। तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। सपोज इधर ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो जो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो इधर एनोड की तरफ, पॉजिटिव वाला क्या होता है एनोड और नेगेटिव वाला क्या होता है कैथोड। तो ये डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स या एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो आपको पता है कि मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। तो क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज है, डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर भी क्या है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स अगर पॉजिटिवली चार्ज हुए तो वो नेगेटिव साइड में मींस कैथोड की साइड में मूव करेंगे। अगर वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हुए तो फिर वो एनोड की साइड मूव करेंगे। तो इसी तरह से जो कोलाइडल पार्टिकल तो मूव नहीं करेंगे। जो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका साइज इतना बड़ा है कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर लीजिए। द फिनोमिना ऑफ movement of only the dispersion medium under the influence of electric field is called as electroosmosis। तो ये फोर्थ पॉइंट इलेक्ट्रोऑस्मोसिस आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। फिफ्थ नंबर पर करते हैं कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन क्या होती है ये आपको समझना है। जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो सारे जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं डिस्पर्स फेस के वो सब क्लोज आ जाते हैं और एक लार्जर पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन या फ्लक्चुएशन। तो इसकी डेफिनेशन पहले आप देख लीजिए। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर मेड टू कम क्लोजर so as to change into particles of larger size on addition of an electrolyte। तो ये बात आपको जरूर नोट करनी है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने पर ही होता है टू द कोलाइडल डिस्पर्शन। तो आपको यहाँ समझना ये है कि इलेक्ट्रोलाइट डालने से वो सारे पार्टिकल्स क्लोज क्यों आ जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं उसके अंदर जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर कोई पर्टिकुलर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर हम कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, सपोज NaCl ऐड करते हैं, और कोलाइडल पार्टिकल आप सपोज कर लीजिए कि नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अपने से अपोजिट, जैसे कि यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ वो कंबाइन कर जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रलाइज होने से वो क्या होता है एक दूसरे को रिपेल करना बंद कर देते हैं। तो चार्ज होने से ही रिपल्शन होती है, तो इस तरह से वो क्लोज आ जाते हैं और एक लार्जर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कोएगुलेशन या फ्लक्चुएशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन में क्या डिफरेंस है। अगर ये लार्जर पार्टिकल इस तरह से बन जाते हैं और ये ऊपर जो है लिक्विड के ऊपर फ्लोट करते हैं मतलब तैरते हैं, तो उसको हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं। अगर ये पार्टिकल्स थोड़ा हैवी होकर नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो हम इनको बोलते हैं कोएगुलेशन। तो यहाँ पर आपको ये भी नोट करना है कि लो कंसंट्रेशन पर
जब कंसंट्रेशन कम होती है तो फ्लक्चुएशन ही होती है। और ये भी याद रखना है कि फ्लक्चुएशन जो है वो रिवर्स भी हो सकती है। दोबारा से आप उसको शेकिंग करके और उन कोलाइडल पार्टिकल्स को फिर दोबारा से वाटर में डिस्पर्स कर सकते हैं, डिस्पर्शन मीडियम में कर सकते हैं। लेकिन जब कंसंट्रेशन हाई होती है, ज़्यादा आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है और हायर कंसंट्रेशन पर क्या होगी, कोएगुलेशन होगी। कोएगुलेशन में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और वो ऊपर फ्लोट नहीं करेंगे। और याद रखना है आपको कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब जो है कि ये अगर कोलाइडल पार्टिकल इस तरह से क्लोज आ गए और वो नीचे सेटल डाउन हो गए तो वो शेकिंग से प्रोसेस रिवर्स नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की ये डेफिनेशन और ये फ्लक्चुएशन और कोएगुलेशन में क्या ये स्लाइटली सा डिफरेंस है, ये भी आपको समझना है। और इसका रीज़न जो पॉजिटिवली चार्ज आयन को कैप्चर करके न्यूट्रलाइज होना, ये भी आपको नोट करना है। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इसमें ज़्यादा सूटेबल रहेगा ताकि कोएगुलेशन जल्दी हो जाए, ये आपको आगे देखना है। कोलाइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट डालना चाहिए, तो इसके लिए हमें समझना है हार्डी-सेक्यूल्स लॉ। जो क्या कहता है वो डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले आप इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। तो इसमें ये बताया गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उसके लिए बेटर रहेगा। सपोज हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं। एक आपको ये पता होना चाहिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेस के, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसमें जो नेगेटिव आयन उसमें यूज़ होगा। तो ये कैसे पता चलता है कि ये कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के, इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला एक्सपेरिमेंट जो आपको पहले बताया गया था वो करके देखना पड़ता है। तो अगर हम इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट अगर आप NaCl से लेते हैं तो Cl नेगेटिव को ये यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा, अपोजिट चार्ज। लेकिन अगर आप सोडियम सल्फेट लेते हैं तो उसमें से क्या होगा, सल्फेट आयन मिलेंगे। तो और अगर आप फास्फेट ले लेते हैं जैसे सोडियम फास्फेट क्या होता है, Na3PO4। तो यहाँ पर PO4 जो है वो क्या होते हैं, 3 नेगेटिव होते हैं। तो हार्डी-सेक्यूल्स लॉ ये कहता है कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी अपोजिटली चार्ज आयन की, उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, कोएगुलेशन हो जाएगी। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन जो कि डिस्पर्स फेस पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसको कोएगुलेट करने के लिए Cl नेगेटिव से बेटर जो हैं वो सल्फेट आयन है और सल्फेट आयन से बेटर जो है फास्फेट आयन है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 नेगेटिव है जो कि इससे भी ज़्यादा है। मींस जो अपोजिट चार्ज है वो जितना ज़्यादा होगा कोएगुलेशन उतनी ही फास्ट होगी। तो यहाँ से आप डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बीइंग एडेड। जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करने वाले हैं उसमें अपोजिट चार्ज वाले आयन की ही वैलेंसी आपको देखनी है। तो आगे इसमें लिखा है फास्टर इज द कोएगुलेशन। तो जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी कोएगुलेशन उतनी ही क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पर आपको मैं कोई दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे AS2S3। तो आपको याद ये रखना है कि इसमें कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो हमें पॉजिटिव आयन किसी इलेक्ट्रोलाइट का लेना है। तो सपोज NaCl से हम Na पॉजिटिव ले लेते हैं तो वो भी इसको कोएगुलेट कर सकता है। अगर सोडियम क्लोराइड की बजाय आप मैग्नीशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड से कौन से आयन लेगा, ये Mg2 पॉजिटिव। तो इसमें वैलेंसी ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है बेटर रहेगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिवली चार्ज है ना ये 2 पॉजिटिव है और इसका 1 पॉजिटिव। और इसकी बजाय अगर आप एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं तो आपको मिलेगा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, तो वो उससे भी बेटर रहेगा। तो यही इसमें बताया गया है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयन बीइंग एडेड फास्टर इज द कोएगुलेशन। तो आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इसी प्रॉपर्टी में आगे देखते हैं कोएगुलेशन वैल्यू, या इसको फ्लक्चुएशन वैल्यू भी बोलते हैं। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को पूरी तरह से कोएगुलेट करने के लिए जितनी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डालनी पड़ती है उसी को उसकी कोएगुलेशन वैल्यू बोलते हैं या फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन आप पहले नोट कर लीजिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स। तो ये बात ज़रूर याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रोलाइट की जो क्वांटिटी है ये मिलीमोल्स में होगी। दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन।
so as to bring about complete coagulation is called as coagulation वैल्यू और फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन है कि 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को पूरी तरह से कोएगुलेट करने के लिए कितनी मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की डालनी पड़ेगी मिली मोल्स में, उसी को उसकी कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लक्चुएशन वैल्यू कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जितना कम इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए, उतनी ही उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। इसका ये मतलब होता है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ही पूरे 1 लीटर को कोएगुलेट कर देता है, तो इसका मतलब होता है कि वो ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी उसको कोएगुलेट कर लेता है। तो ये सेंटेंस आपको ज़रूर नोट करना है यहाँ पर, स्मॉलर द कोएगुलेशन वैल्यू ग्रेटर इज़ द कोएगुलेटिंग पावर। तो जितनी कोएगुलेशन वैल्यू कम होगी उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप यूँ भी कह सकते हैं कि कोएगुलेटिंग पावर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन वैल्यू। ये आपको पूरा लिखना है, मैं ज़रा यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक ए और बी, तो उनकी कोएगुलेशन पावर को आपको कंपैरिजन करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो इस तरह से आप फार्मूले से कर सकते हैं। कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए ले लेते हैं और कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बी। सपोज 2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनकी कोएगुलेशन वैल्यू ए की इधर आएगी और बी की इधर आएगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बी डिवाइडेड बाई कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए। तो इस तरह से ये फार्मूले से आप कोई 2 इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे आपको समझना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट डालने के अलावा और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। तो अगर आप इस तरह से 2 अलग अलग कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालते, सपोज ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन है और ये AS2S3 का कोलाइडल सॉल्यूशन है। आपको अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये आपस में ही एक दूसरे को प्रेसिपिटेट कर देंगे, मींस कि कोएगुलेट कर देंगे, तो इसको म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होगा, इसमें आपको पता होना चाहिए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में जो कोलाइडल पार्टिकल हैं डिस्पर्स फेज, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और AS2S3 के नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और दोनों ही सॉल्यूशन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, की जब 2 कोलाइडल सॉल्यूशन आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली प्रेसिपिटेट कर दें। ये तभी हो सकता है जब कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं दोनों के अपोजिटली चार्ज हों, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है इसमें पार्टिकल और उसमें पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको समझ लेना है। और कोएगुलेशन करने के लिए हम दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको याद है कि इस तरह से हम करते थे कि यू शेप ट्यूब लेकर उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव लगाकर। इस टाइप से अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो इधर नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, अगर नेगेटिवली चार्ज हैं तो इधर पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। और अगर हम इलेक्ट्रोफोर्सेस करते ही जा रहे हैं तो ये मूवमेंट इनकी होती चली जाएगी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ और वो वहाँ जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। सारे पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और वो लार्जर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी हम कोएगुलेशन कर सकते हैं, उसको लंबे टाइम तक कैरी आउट करके। और इस तरह से थर्ड मेथड देख सकते हैं बाय डायलिसिस। तो डायलिसिस आपको याद है, ऐसे एक मेम्ब्रेन का एक बैग लेकर उसमें इस तरह से डायलिसिस करते थे। जो कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी होती है वो कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट के जो स्मॉलर आयंस होते हैं उसकी वजह से होती है। जब आप डायलिसिस लंबे टाइम तक करते हैं तो ये सभी आयंस जो हैं मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो रिपीटेड डायलिसिस से भी इसके अंदर सिर्फ फिर कोलाइडल पार्टिकल ही रह जाएंगे, तो रिपीटेड डायलिसिस से भी कोएगुलेशन हो सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको कोएगुलेशन करने के लिए जो बाकी मेथड हैं इनको भी नोट कर लेना है।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स एंड गोल्ड नंबर। तो इसमें पहले हम प्रोटेक्टिव कोलाइड को समझते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद ये गोल्ड नंबर समझेंगे। तो आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लियोफोबिक और एक होते हैं लियोफिलिक। तो जो लियोफिलिक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मोर स्टेबल होते हैं और जल्दी कोएगुलेट नहीं होते। और लियोफोबिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। अगर इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो ये जल्दी क्या होने लगते हैं, कोएगुलेट होने लगते हैं। तो ये जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, मीन्स कि कोएगुलेट हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या हैं, लेस स्टेबल हैं। इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन पर ऐसा हो जाता है। तो लियोफिलिक जो होते हैं, जो खुद मोर स्टेबल होते हैं, अगर उनको स्मॉल अमाउंट में इस लियोफोबिक में ऐड कर दें तो ये लियोफिलिक उनको कोएगुलेशन से बचा सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। तो इस तरह से ये एक प्रोटेक्टिव इन्फ्लुएंस पैदा कर देते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि अगर आपके पास गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बना हुआ है और उसमें लियोफिलिक मीन्स की स्टार्च अगर ऐड कर देते हैं तो वो उसको कोएगुलेशन से बचा लेता है, मीन्स उसको लेस स्टेबल की बजाय मोर स्टेबल बना देता है। तो इसलिए स्टार्च के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि ये एक प्रोटेक्टिव कोलाइड है। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड हमें कितनी अमाउंट में इसमें ऐड करना चाहिए ताकि वो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दे, इसको प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो उसको हम गोल्ड नंबर की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लियोफिलिक कोलाइड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे वो आगे देखते हैं। अब हम गोल्ड नंबर की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो सपोज आप यहाँ पर एक लियोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, ये एक स्टैंडर्ड गोल्ड सोल होता है जो साइंटिस्ट ने फिक्स कर रखा है कि कितनी कंसंट्रेशन का लेना है, तो उसको स्टैंडर्ड गोल्ड सोल बोलते हैं, जिसको हम 10 ml लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो लेंगे हम 1 ml लेंगे। 1 ml कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करेंगे, एक 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl का एक 10% मीन्स 10 ग्राम 100 ml में 100 टोटल ml सोल्यूशन में इसको डिज़ोल्व करके एक 10% का सोल्यूशन बन जाता है और उसमें से सिर्फ 1 ml अमाउंट जो है इसमें डालेंगे। तो उससे क्या होगा, ये कोएगुलेट होने लगेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। तो इसको कोएगुलेशन से बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे, लियोफिलिक कोलाइड। तो लियोफिलिक कोलाइड कितना डालें कि वो इसको कोएगुलेशन से बचा ले। जब हम 1 ml इलेक्ट्रोलाइट मीन्स 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl इसमें ऐड करने लगे हों, तो जितने मिलीग्राम इस लियोफिलिक कोलाइड को ऐड करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर जो है लियोफिलिक कोलाइड के लिए लगाया जाता है, ये देखने के लिए कि उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कितनी है। सभी का जितने भी लियोफिलिक कोलाइड होते हैं उनका हम स्टैंडर्ड गोल्ड सोल से ही उसकी स्टडी करते हैं और ये सोल्यूशन 10 ml लेते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन को समझना है कि 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल में जब हम 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl ऐड करने लगते हैं तो कितने मिलीग्राम लियोफिलिक कोलाइड डालें ताकि वो उसको इससे जो कोएगुलेशन होने वाली है उससे बचा पाए। तो उतना मिलीग्राम जो है, जो अमाउंट डाली है, वही क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर। तो डेफिनेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको यहाँ से समझकर और ये नोट करना है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ये वाले विच जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल when 1 ml of 10% solution of NaCl is added to it। तो जितना उसमें 1 ml सोल्यूशन जब उसमें ऐड करने लगेंगे तो कोएगुलेशन से सेव करने के लिए इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को लियोफिलिक कोलाइड्स जितने मिलीग्राम डाला गया है, यहाँ पर मिलीग्राम ध्यान रखना है आपको, तो इतनी जो क्वांटिटी है वही उसका क्या हो जाएगा, गोल्ड नंबर। तो यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है कि जितनी क्वांटिटी हम किसी लियोफिलिक कोलाइड की कम डालेंगे, इस मतलब गोल्ड नंबर उसका कम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको ये भी नोट कर लेना है
कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गोल्ड नंबर, तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर इज़ द प्रोटेक्टिंग पावर, ग्रेटर इज़ द प्रोटेक्टिंग पावर। तो ये आपको नोट कर लेना है इस तरह से। तो ये गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिव कोलाइड को आपको ठीक से समझ लेना है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम कोलाइड एंड सोडियम कोलाइड फॉर AS2S3 सोल आर 0.093 एंड 52 रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी टाइम्स एल्युमिनियम कोलाइड हैज़ ग्रेटर कोएगुलेटिंग पावर देन सोडियम कोलाइड। तो इनकी कोएगुलेटिंग पावर का हमें कंपैरिजन करना है। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं इसका हिंट दे देता हूँ। कोएगुलेटिंग पावर ऑफ एल्युमिनियम कोलाइड को हम अगर कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl से अगर हम डिवाइड करें तो इस तरह से इनकी रेशो इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। आपको याद है फार्मूला, तो कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ NaCl, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो NaCl ऊपर आ जाएगा और कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ AlCl3 नीचे आ जाएगा। तो कोएगुलेटिंग वैल्यू जो है NaCl की तो कितनी है, NaCl की तो 52 है और AlCl3 की कितनी है 0.093। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 559 ऐसे कोई अमाउंट आ जाएगी ये वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोएगुलेटिंग पावर AlCl3 की 559 टाइम्स ज़्यादा है कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl से। तो ये क्योंकि इसका चार्ज भी एल्युमिनियम 3 का 3 पॉजिटिव है, मतलब उससे ज़्यादा है, तो कोएगुलेटिंग पावर इसी की ज़्यादा होगी। तो आंसर आपको लिखना है कोएगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 इज़ 559 टाइम्स ऑफ द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और आप सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये गोल्ड नंबर के ऊपर है। 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड जो सोल होता है जो गोल्ड का रिक्वायर 240 मिलीग्राम ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक लियोफिलिक है फॉर इट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोएगुलेशन, जो उसको प्रोटेक्ट करता है कोएगुलेशन से। कैलकुलेट गोल्ड नंबर, तो आपको गोल्ड नंबर कैलकुलेट करना है। तो आपको याद है गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि कितने मिलीग्राम ये लियोफिलिक ऐड करते हैं 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल में। तो 100 ml में तो डालते हैं 240, तो आपको 10 ml के लिए कैलकुलेट करना है। तो नेचुरली जो है आपका 10 ml के लिए आंसर जो है वो 24 आ जाएगा। तो 24 ही स्टार्च का क्या हो जाएगा, गोल्ड नंबर हो जाएगा। तो वो डेफिनेशंस वगैरह सारी आपको अच्छे से कर लेनी है।